Hello students, hopefully you all are good and enjoying your study from home. Today we are going to proceed with the class 10 mathematics. Class 10 ये सुन के आप लोग परेशान हो चुके होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी से यानी कि शुरू से प्लानिंग के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल गेट द सक्सेस। ओके, सो यहाँ पे मैं आपके 10th क्लास के इंडेक्स के साथ में हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स जो है कि जिनके एपिसोड्स 8th और 9th के साथ में टू बी कंटिन्यूड है और कौन कौन सी नई सीरीज जो है जो कि आप आपके दिमाग में डाउनलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स थोड़ा सा आपके 9th के कंसेप्ट के साथ कनेक्टेड है कि जिसमें फर्स्ट चैप्टर था आपका नंबर सिस्टम्स। ओके, कि जिसमें हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे उन इरेशनल नंबर के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर क्या है, कैसे है, उनको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, बाद में इसके अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़े से अलग मैनर में। देन आफ्टर सेकेंड पोजीशन अपनी बरकरार रखते हुए पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, जो कि 9th में भी हमारा सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स था। तो 8th में और 9th में जो जो कंसेप्ट हमने पढ़े, 8th में हमने एक्सपांशन और फैक्टराइजेशन पढ़े थे और उसके आइडेंटिटीज पढ़े थे। 9th में कुछ और आइडेंटिटीज हमने पढ़े थे, साथ में हमने रिमाइंडर थियरम, फैक्टर थियरम और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारे कंसेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो वो सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे आपके रिपीट होंगे पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, साथ में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट डीप में जाएगा, फिर उनका ग्राफिकल कंसेप्ट आएगा। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप इस पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, या हो सकता है कि आप पढ़ चुके होंगे अगर ऑनलाइन कुछ क्लासेस आप देख रहे हो वगैरह हो तो। ठीक है, तो ये चीजें आपको पॉलिनोमियल्स में देखनी है। अगर 9th के कंसेप्ट्स आपको पॉलिनोमियल के रिवाइज करने हैं तो वो भी मेरी चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन रिवाइज। ओके, देन थर्ड चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब अब आपको पता होगा कि जिसमें हम कह सकते हैं कि वेरिएबल का पावर 1 होगा। ठीक है, और इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, x और y गुमनाम होंगे जिनको हम ढूंढेंगे। ठीक है, और इसके बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे और काफी सारी चीजें। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर भी इक्वेशन रहेगा, लेकिन दिस इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक वी कैन से। ठीक है, और अगेन उस इक्वेशंस को सॉल्व करना और उसके बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम्स। ये दोनों चैप्टर्स के कुछ कंसेप्ट्स जो होंगे वो आपके इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड होंगे, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह। ठीक है, और कुछ कंसेप्ट्स जो है वो इसमें नए भी होंगे। ठीक है, देन फिफ्थ चैप्टर दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके लिए कंप्लीटली नया कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, और आप डिटेल में जब ये चैप्टर शुरू होगा तब भी देखेंगे। ठीक है, सिक्स्थ चैप्टर दोस्तों आप सब लोगों का फेवरेट चैप्टर दैट इज ट्राइंगल्स, यहां से होती है ज्योमेट्री की शुरुआत। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, अभी 10th क्लास में आप पढ़ोगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूजफुल रहेगा, उसके क्राइटेरियाज वगैरह वो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और हाँ, ट्राइंगल्स के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, जो हम 9th में मैं हमेशा आपको बताता था कि पाइथागोरस अभी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ इसका 10th में आएगा। ठीक है, तो वो भी आप देखोगे। देन 7th इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका 9th में से रिपीट हो रहा है। 9th में थर्ड चैप्टर था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th में हमने सिर्फ पॉइंट प्लॉटिंग और वही सारी बेसिक चीजें पढ़ी थी। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ोगे, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे जो दो पॉइंट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे ढूंढ सकते हो वो आप इसके अंदर देखोगे। फिर सेक्शन फॉर्मूला एक देखोगे आप इसके अंदर कि जो सेगमेंट है, ठीक है, उस सेगमेंट के अगर कोई पॉइंट जो है उसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है तो
वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढ सकते हैं, वो सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट सेम वे उसका फॉर्मूला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। यानी कि अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे ढूंढ सकते हैं उसका फॉर्मूला। इन फॉर्मूला के बेसिस पे ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर रहेगा। ठीक है, देन 8 and 9, this is again new concept, very much interesting concept, that is the trigonometry. 8th is introduction to trigonometry and 9th is the some application of trigonometry. अब ये trigonometry जो है वो एक मैथमेटिक्स का डिफरेंट ब्रांच है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और पढ़ने में आपको डेफिनेटली मजा आएगा। ठीक है, देन चैप्टर 10 that is the circles। 9th में भी आपने सर्कल पढ़ा था, 10th चैप्टर वही पोजीशन यहाँ पे बरकरार रखते हुए 10th सर्कल्स ही है। 9th में हमने सर्कल के बारे में सारी चीज पढ़ी थी, सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ी थी, दैट इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सारे कंसेप्ट दिए गए हैं हमें 10th चैप्टर सर्कल्स के अंदर। ठीक है, पर 9th के सारे कंसेप्ट यहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है, तो वो जो 9th के खास करके थियोरम्स थे और उनके कंसेप्ट्स थे वो आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। देन आफ्टर 11th चैप्टर इज कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपका फेवरेट चैप्टर, बिकॉज दिस इज कैश क्रॉप फॉर यू। एज सच कैश क्रॉप क्यों? क्योंकि इसमें से आप अच्छे खासे मार्क्स गेन आराम से कर सकते हैं। 9th में हमने जो कंस्ट्रक्शन पढ़ा था उसमें हमने ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन देखा था। ठीक है, कि अगर जो भी हमें मेजरमेंट्स या डेटा दिया है उसके हिसाब से हम ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब 11th में हम यहाँ पे जो 10th में हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन है सर्कल्स का और सर्कल के टेंजेंट्स का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देन बाद में आता है आपका मेंसुरेशन कि जिसमें है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, 12th चैप्टर आपका। अगर 9th में आपको याद हो दोस्तों तो सर्कल्स में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में इन्हीं के रिगार्डिंग आप फॉर्मूला देखेंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होगा और उसके बेसिस पे सम्स होंगे। ठीक है, देन 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सेम पोजीशन बरकरार रखते हुए जो 9th में आपने पढ़ा था। 9th में आपने सारे शेप के फॉर्मूला तो पढ़ लिए थे एरिया और वॉल्यूम के, वही सारे फॉर्मूला यहाँ पे क्या होंगे, रिपीट होंगे। इसके साथ में एक शेप जुड़ेगा, दैट इज द फ्रस्टम ऑफ द कोन। ठीक है, कोन जो है उसको बीच में से काट दिया जाए तो नीचे का जो पार्ट बचेगा बकेट जैसा, ठीक है, वो होगा फ्रस्टम ऑफ कोन, और उसका एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें ढूंढने के फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जो कि नया होगा। साथ में हम इसमें कास्टिंग ऑफ सॉलिड इन द सेंस वी कैन से दैट कि स्फेरिकल बॉल्स है उसको मेल्ट करके क्यूब बनाया गया हो, या ऐसे सब कॉन्सेप्ट्स जो है वो और उनके बेसिस पे सम्स भी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखेंगे, लेकिन फॉर्मूला सारे जो 9th वाले थे वही। ठीक है, देन 14th चैप्टर दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। 9th में जहां पे हमने स्टैटिस्टिक्स का अंत किया था, यहाँ पे 10th में हम स्टैटिस्टिक्स वहां से क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। 9th में लास्ट टॉपिक क्या था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में वही चीज हम पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। पर 9th में हमने पढ़ा था किसके लिए, रॉ डेटा के लिए। 10th में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत इजी, और आप इजीली गेन कर सकते हो मार्क्स इसमें। ठीक है, देन 15th चैप्टर अपना वही पोजीशन बरकरार रखते हुए और आपका फेवरेट चैप्टर दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि जो 9th में हमने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और उसके बेसिस पे यहाँ पे सम्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वो इतने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। इसमें से अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका नंबर सिस्टम बेस्ड रहेगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सेकेंड से लेके फिफ्थ चैप्टर जो है वो आपके एलजेब्रा के चैप्टर्स रहेंगे। 6, 7, 10 एंड 11, 6, 7, 10 एंड 11 ये आपके ज्योमेट्री के चैप्टर्स है। 8 एंड 9 ये आपके ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने कहा कि ये डिफरेंट मैथमेटिक्स का ब्रांच है, वो अलग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, 12,
एंड 13 ये दोनों आपके मेंसुरेशन के चैप्टर्स रहेंगे। 14 एंड 15 ये जो है वो आपके डेटा हैंडलिंग का पार्ट रहेंगे या उसके चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीजें और इस तरीके से क्लासिफाइड चीजें हमें 10th में पढ़नी है। ठीक है, 10th का मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग भी है और आप एंजॉय भी करोगे। ठीक है, अब हमने कोई काम वैसे भी पहले से सीधा तो किया नहीं है, तो हम आज भी उल्टा काम ही शुरू करेंगे, यानी कि हम लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन तब तक आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको भी नोट्स लिखने हैं। जैसे हमेशा हमारे लेक्चर्स में मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता था, ठीक है, बोर्ड पे से चीजें कॉपी करने के लिए, वैसे यहाँ पे वीडियो लेक्चर में भी मैं आप लोगों को लिखने के लिए टाइम दूंगा। इसलिए तुरंत फटाफट आप आपकी नोटबुक और पेन लेके आइए। ठीक है ओके, सो होपफुली आप सब लोग नोटबुक और पेन से तैयार होंगे, लेकिन अभी आपको लिखना नहीं है। ऐसा चाहे टोल लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। सो स्टूडेंट्स, वी आर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, आप लोगों ने कई बार अलग अलग डिस्कशंस किए होंगे। ठीक है, कि भाई हम कह सकते हैं कि आज बारिश होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आज लेक्चर होने की क्या पॉसिबिलिटी है, सर या मैम आएंगे या नहीं आएंगे, प्रॉक्सी होगा नहीं होगा। ठीक है, फिर मार्क्स अगर टेस्ट हुआ है या एग्जाम हुआ है तो हमारे क्या मार्क्स आएंगे, इतने मार्क्स आएंगे, उतने मार्क्स आएंगे। काफी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज जो है वो आप डेली रूटीन लाइफ में क्या करते हो, हमेशा डिस्कस करते रहते हो। लेकिन इन पॉसिबिलिटीज को हमने कभी भी मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं किया है। यहाँ पे हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं, इन पॉसिबिलिटीज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, पर कुछ टर्म्स है जो कि हमारे समझने जरूरी है। भले ही हमने 9th में पढ़े हो, लेकिन रिवीजन जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीजें बेसिक से ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं और उससे ये सारे टर्म्स हम समझते हैं, जैसे 9th में किया था वैसे ही। ठीक है, while throwing a die, calculate probability of getting an even number. Okay, while throwing a die, calculate probability of getting an even number. ठीक है, die थ्रो करते वक्त इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है कि जिसमें सबसे पहला टर्म है हमारा एक्सपेरिमेंट। हम कोई भी सम दोस्तों शुरू करें तो वो क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो थ्रोइंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हियर थ्रोइंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। वो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, कि भाई हम डाई थ्रो कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट जानने का यूज क्या है वो अभी हम नेक्स्ट टर्म एक देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज क्या हमारे जाननी जरूरी है, दैट इज इवेंट, कि भाई यहाँ पे इवेंट क्या है। तो
भाई जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है वही हमारा क्या रहता है, इवेंट रहता है। जैसे कि गेटिंग एन इवन नंबर, दैट इज आवर इवेंट। ओके, गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट और इवेंट पता चलने के बाद आप जो चीज डिसाइड कर सकते हैं वो है टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स किसके बेसिस पे रहते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। अब अगर हमें यही नहीं पता है कि एक्सपेरिमेंट क्या है तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें मालूम चलेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन के अंदर एक्सपेरिमेंट क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तुरंत ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि भाई हमारा एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाई। ओके, सॉरी मैंने यहां पे गड़बड़ कर दी। थ्रोइंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो थ्रोइंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। तो हमें पता चल गया कि भाई डाई थ्रो करना है, एक्सपेरिमेंट है, तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि हमारे पास अगर कोई डाई है तो वो डाई हम जब भी थ्रो करेंगे, डाई यानी कि डाइस, ठीक है, जो कि आप लूडो वगैरह में यूज करते हो वही, तो उसमें क्या क्या चीजें अपीयर हो सकती है, 1 से लेके 6 नंबर तक कुछ ना कुछ अपीयर हो सकता है। तो ये जो है वो हमारे क्या है, टोटल possible outcomes, that is 1 2 3 4 5 6. Then next term, that is total number of outcomes. कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो इनको हम काउंट कर लेंगे कि भाई ये कितने हैं, तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि भाई 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, ये 6 है। ठीक है, देन आफ्टर टोटल नंबर ऑफ आउटकम के बाद हम ढूंढेंगे फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स तो किसकी फेवर में, तो इवेंट की फेवर में। फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट। अब ये फेवरेबल आउटकम्स हम तब भी डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों कि जब हमें मालूम हो कि इवेंट क्या है। अगर हमें यही नहीं मालूम है कि इवेंट क्या है तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, उसमें से हमें अब क्या छांटना है, इवन नंबर अलग कर देने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लिस्ट में 2 4 एंड 6, दिस 3 आर द इवन नंबर्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे, 2 4 और 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, देन फेवरेबल आउटकम्स के बाद आता है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि इनका काउंटिंग। हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, तो हम काउंट कर ले 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 3 है। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट से ई will be equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहां पे अगर हम देखें तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी रेडी है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी हमारे पास रेडी है। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 और नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 6। तो 3 अपॉन 6 कैंसलेशन करेंगे तो 1 अपॉन 2।
यानी कि इवन नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी हमारा कितना है दोस्तों, 1/2। समझ में आया? तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सारी चीजें डिसाइड अल्टीमेटली ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ये दोनों चीज डिसाइड करने के लिए इन सभी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। इनमें से हम सिर्फ इतनी चीजें ही अपनी एग्जाम में लिखेंगे, यानी कि सम सॉल्व करते वक्त कि भाई टोटल पॉसिबल आउटकम लिखने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये चार ही चीजें और ये फॉर्मूला और ये सॉल्यूशन, इतनी चीजें हमें एग्जाम में लिखनी होती है। एक्सपेरिमेंट और इवेंट क्या है वो लिखना होता नहीं है। पर एज सच की मैंने पहले ही बोला कि भाई ये एग्जाम्पल हम समझने के लिए, टर्म्स जो है वो समझने के लिए, और एक्सपेरिमेंट आप समझोगे क्या है तो ही ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिसाइड कर पाओगे कि जिससे नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और इवेंट समझोगे तो फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट डिसाइड कर पाओगे और उससे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और इन दोनों का यूज करके हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप ये पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम कुछ नोट्स लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में जो कि आपके 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है तो पहले आप ये लिख लीजिए, मैं टाइम आपको दे रहा हूं लिखने के लिए। ठीक है, इसलिए बेटर है कि आप लेक्चर के साथ में ना लिखें। ठीक है,
ओके दोस्तों, होपफुली आप सबने लिख लिया होगा अभी कुछ नोट्स। हाँ, सो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी जो है दोस्तों मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिसकी इक्वल लाइकली यानी कि रियल आउटकम्स हमारे पास अवेलेबल हो। जैसे कि भाई ये डाइज है तो हमें मालूम है कि 1 से लेके 6 तक ही कुछ उसमें क्या हो सकता है, अपीयर हो सकता है। फिर जैसे कि सपोज मान लो कॉइन है तो उसमें हेड या टेल गिरेगा, ठीक है, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। फिर बॉक्स है, उसमें अलग अलग तरीके के बॉल्स है, तो उसमें से कौन सा बॉल निकाल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिनके रियल आउटकम्स अवेलेबल है उनकी प्रोबेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके रियल आउटकम्स यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स अवेलेबल है। जैसे कि भाई अभी सपोज लेक्चर होगा कि नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली कैलकुलेट करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कई सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नोट्स आगे बढ़ाएं तो नोट्स में सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ impossible events। राइटिंग्स बड़े आई नो। probability of impossible events will be always zero, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। भाई अब ये इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या है तो हम कुछ एग्जांपल से समझें। जैसे कि गेटिंग 7 while throwing a die, ओके। डाई जब थ्रो करे तब 7 मिलने का प्रोबेबिलिटी, अब ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें मालूम है कि डाई में 1 से लेके 6 तक ही नंबर्स क्या हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, तो 7 कभी भी उसमें अपीयर होगा नहीं, मतलब कि 7 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। फिर हमारा जूना અને જાણીતા एग्जाम्पल, सन rises from सपोज नॉर्थ, ओके, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सन कभी भी नॉर्थ में से निकलेगा नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करें। ओके, फुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। नाउ यहाँ तो मुझे चौक नहीं इंक बचानी है, सो हम नहीं सुधरेंगे जैसे पहले थे। हाँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ certain events
विल बी ऑलवेज वन। सर्टेन इवेंट में हम कह सकते हैं एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ सकता है, ठीक है, कि भाई हमेशा जो सत्य है वो कभी भी बदल नहीं सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, वन ही होगी, ठीक है। तो एग्जांपल ले कि जैसे कि भाई अ पर्सन हु born will die, ठीक है। जो ये दुनिया का परम सत्य है कि जो बंदा जन्म लेता है वो कभी ना कभी तो जाने ही वाला है, तो उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वन रहेगी, कभी ना कभी मरने वाला है, ठीक है। देन सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वन रहेगी कि भाई वो ईस्ट में से ही निकलने वाला है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि गेटिंग नंबर बिटवीन 1 to 6 while throwing a die, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, वन रहेगी, क्योंकि हम डाई थ्रो करेंगे तो 1 से लेके 6 में से ही कुछ ना कुछ अपीयर होने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वन रहेगी। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स जो है वो क्या है, सर्टेन इवेंट्स के हैं, ठीक है, कि जो होने ही वाला है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, वन रहेगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो, ठीक है। जो ऑलवेज पॉसिबल इवेंट है यानी कि सर्टेन इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी वन, मतलब कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो जीरो हो सकता है या जीरो से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, और वो या तो वन हो सकता है या वन से कैसा हो सकता है, कम हो सकता है, लेस देन वन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके नोट्स का, ठीक है, कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो या तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा, और वो या तो वन होगा या वन से कम होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, और वन से ज्यादा नहीं होगा। और आप मैथमेटिकल कंसेप्ट से भी ये समझ सकते हो कि भाई फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, कि भाई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब इसमें क्या कंडीशन पॉसिबल है, दो ही कंडीशन पॉसिबल है, कि या तो फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो टोटल आउटकम्स से कम होंगे, और फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो या तो टोटल आउटकम्स के बराबर होंगे, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि भाई फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गई, या तो जीरो हो, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब जब फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स से छोटे होंगे, कम होंगे, ठीक है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, टोटल आउटकम से ज्यादा कैसे फेवरेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम टोटल से कम होंगे, ठीक है, तो मतलब कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो 0 पॉइंट समथिंग हमारा नंबर बनेगा, यानी कि 1 से छोटा। अगर फेवरेबल और टोटल इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा 1। अगर फेवरेबल जीरो है तो जीरो अपॉन एनीथिंग बनेगा जीरो। तो इस तरीके से भी हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो जीरो रहेगा या जीरो से ज्यादा, और वन रहेगा या वन से कम, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए।
ओके, होपफुली आप लोगों ने अब तक तो लिख ही लिया होगा। देन आगे बढ़े। अब इसमें नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इन द सेंस क्या, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को एक तो बार से डिनोट किया जाता है, जैसे कि ई बार। अब ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ओके, तो अब मैं अगर ऐसा इवेंट बनाऊं कि भाई फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन इवन नंबर, तो ये जो नॉट एन इवन नंबर है वो इवन नंबर का क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, उल्टा। ठीक है, फिर सपोज मान लो कि जैसे कि हम टॉसिंग अ कॉइन में इवेंट कंसीडर करें गेटिंग एन हेड। ठीक है, गेटिंग अ हेड, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इन द सेंस की उल्टा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज है कि हमेशा किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, और किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो, वो हमेशा क्या होता है, उनका एडिशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले ताकि आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, अब सपोज हम डाई थ्रो करने वाला एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, तो उसमें कितना रहता है, 1 से लेके 6 तक का आउटकम रहता है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने, 6। अब हम लेते हैं गेटिंग एन इवन नंबर, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि भाई इवन नंबर यहां पे 3 है, तो 3/6 यानी कि 1/2 होगा। ठीक है, अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले रहा हूं। ठीक है, यानी कि गेटिंग नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, जो कि इवन नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा, यानी कि ये 1, 3 और 5। तो इसमें यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो दैट विल बी 3/6, क्योंकि टोटल तो 6 ही रहेंगे, और नॉट एन इवन मतलब इवन नहीं है, वैसे कितने हैं, 3 नंबर है, तो ये क्या रह जाएगा, 1/2। और इन दोनों का एडिशन अगर हम करें, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार, तो ये होगा हाफ प्लस हाफ, यानी कि 1। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट में ये पॉसिबल बनेगा। ठीक है, कॉइन में भी अगर आप देख लो तो हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 अगेन 1। तो ये कोई भी हम कह सकते हैं कि इवेंट के लिए पॉसिबल रहता है। तो इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी दोनों का एडिशन हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर अगेन आगे, अभी नोट्स खत्म नहीं हुए। ये मत कहना कि और कितना लिखवाओगे सर, गणित है गणित, लिखना तो पड़ेगा।
ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा ये। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बाद एक नोट बचता है, उसके बाद भी थोड़े बहुत बचते हैं। अकेले अकेले बातें करने के दिन आ गए हैं हमारे। हाँ, तो next point is sum of probability of all elementary events will be always 1। ठीक है, अब ये यहाँ पे नए जनाब प्रकट हुए कि भाई ये एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स इन द सेंस व्हाट फ्रेंड्स, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट के हर एक इंडिविजुअल आउटकम का इवेंट। ठीक है, एग्जांपल लेंगे अगेन तो आपको अच्छे से पता चलेगा। हमारा एवरग्रीन एग्जांपल हम डाई का ले लेते हैं। तो डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब क्या कि उसका इंडिविजुअल आउटकम मिलने का इवेंट, यानी कि 1 मिलने का प्रोबेबिलिटी, 2 मिलने का प्रोबेबिलिटी, 3 मिलने का प्रोबेबिलिटी, 4 5 एंड 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी। तो ये जो हमारे इवेंट्स होंगे, 1 मिलना तो वो एलिमेंट्री इवेंट होगा, 2 मिलना, 3 मिलना, 4 5 एंड 6 मिलना। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। और इनके प्रोबेबिलिटी, तो देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो 1 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो भाई 1 चाहिए, मतलब कि फेवरेबल आउटकम तो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, 1 खुद। ठीक है, और टोटल आउटकम क्या रहेंगे, 6। तो 1 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 6 हो जाएगा। फिर 2 मिलने का प्रोबेबिलिटी, तो 2 का फेवरेबल आउटकम क्या रहेगा, एक ही रहेगा, अकेला एक लौता 2। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे अपने, 6 रहेंगे। तो 2 का भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 अपॉन 6। सेम वे 3 मिलने का प्रोबेबिलिटी, तो उस इवेंट में फेवरेबल आउटकम कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, अकेला 3। और टोटल आउटकम कितने रहेंगे, 6। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 6, ये भी 1 अपॉन 6, ये 5 मिलने का प्रोबेबिलिटी भी 1 अपॉन 6, और 6 खुद मिलने का प्रोबेबिलिटी भी 1 अपॉन 6। अब इन सभी प्रोबेबिलिटीज का अगर हम एडिशन करते हैं तो ये एडिशन कितना मिलेगा, सबका डिनोमिनेटर 6 मतलब एलसीएम 6। तो 1 2 3 4 5 6, सबका एडिशन भी 6, 6 अपॉन 6 1। तो दैट इज द नोट हियर कि sum of probability of all elementary events will be always 1। ये हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे नोट्स हुए। ठीक है, अब हम नोट्स में ही क्या लिखेंगे, कुछ हमारे जाने पहचाने एक्सपेरिमेंट्स और उनके पॉसिबल आउटकम्स जो कि जनरली हमारे सामने रहते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, पर पहले आप ये लिख लीजिए फिर। Okay, hopefully you have done।
तो हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में, कि जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे कॉइन। ठीक है, अब अगर अकेला एक कॉइन टॉस किया जाए, ठीक है, तो हमें मालूम है कि क्या हमारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। आइदर वी विल गेट हेड और वी विल गेट टेल्स। ठीक है, देन टू कॉइन्स, देन वी कैन से दैट कि भाई दो कॉइन अगर हम टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, या एक ही कॉइन को दो बार, या जो भी आप समझो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि भाई पहले कॉइन में हेड गिरे और दूसरे कॉइन में भी हेड गिरे, दोनों में हेड। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड गिरे और दूसरे कॉइन में टेल गिरे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले कॉइन में टेल गिरे और दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल्स। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, इनके अलावा और कोई पॉसिबल है नहीं। ठीक है, और इसके बाद आता है थ्री कॉइन्स, कि भाई अगर तीन को उछाला गया तो क्या हो सकता है। ओके, तो थ्री कॉइन्स में हम इजीली हमारे आउटकम्स डिसाइड कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि भाई दो बार कॉइन को उछाला जाए तो हमें मालूम है कि ये सारे आउटकम्स पॉसिबल है। अब एक और बार हम यहाँ पे उछालने जा रहे हैं, तो वी विल राइट द कॉम्बिनेशंस हियर, कि भाई एच एच विथ एच, ये हमारा पहला आउटकम, कि भाई तीनों में हेड हो। ठीक है, फिर एच एच विथ टी, ये हमारा दूसरा आउटकम हो जाएगा। ठीक है, फिर एच टी विथ एच और एच टी विथ टी। इसका मतलब अब आप समझ रहे होंगे ना कि भाई पहले कॉइन में हेड मिले, दूसरे दोनों में टेल्स मिले, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हम यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। तो ये आठों हमारे क्या हो जाएंगे हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, तो कॉइन में हमेशा क्या होता है कि आउटकम्स जो है वो 2n के मैनर में हमेशा फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर एक ही कॉइन है तो 2:1, तो देखो दो आउटकम है। फिर दो कॉइन है तो 2:2, यानी कि देखो चार आउटकम्स है। थ्री कॉइन्स तो 2:3, यानी कि आप देख सकते हो कि 8 आउटकम्स आर देयर। ओके, तो ये कॉइन हुआ। ठीक है, इसके बाद हम डाई ले लेते हैं, आप ये लिख लीजिए फटाफट। ओके, कॉइन हो गया होगा आपका। इनकेस कभी फ्रेंड्स ऐसा हो कि आपका लिखना बाकी हो, तो यू कैन पॉज द वीडियो। आई नो यू ऑल आर यूट्यूब सेवी, तो आपको ये मालूम ही होगा, और शायद तक आपके लेक्चर्स देख रहे होंगे अलग अलग, तो भी आप ये करते ही होंगे, पर फिर भी मुझे लगा इसलिए मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि आप पॉज करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर मैंने जल्दी रब किया हो तो। हाँ, देन नेक्स्ट इज डाई। ओके, सो उसमें अगेन वैसा ही रहेगा, वन डाई। अकेला अगर एक लौता डाई है, तो जैसे हम कब के डिस्कस करते ही आ रहे हैं, 1 से लेके
6 तक के पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। अगर 2 डाइज है, 2 डाइज आर देयर, तो इसमें क्या रहेगा कि भाई कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे। 2 डाई यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रो हो रहा है एक्चुअली डाइस, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा ना अभी। हाँ, तो 2 डाइस इफ वी आर थ्रोइंग, तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन सोचने पड़ेंगे। कैसे कि भाई पहले डाई में 1 गिरे और दूसरे डाई में भी 1 गिरे। पहले डाई में 1 गिरे लेकिन दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, फिर 1 5 एंड 1 6। देन आफ्टर पहले में 2 दूसरे में 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। 4 मतलब पहले डाइस में 4 गिरे पर दूसरे में 1 गिरे, वैसे 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ओके, सो ये हो गए हमारे पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन। ओके, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ओके, अब डाइस के बाद आते हैं कार्ड्स, जो कि आप अभी खेलते ही होंगे। तो भाई देखते हैं कार्ड्स में क्या है। कार्ड्स में जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि अलग अलग हम देखने जाए तो 4 तरीके के सूट्स होते हैं, ठीक है, कि जिसमें एक हमारा रहता है क्लब, जो कि
हमारा रहता है स्पेड, आई नो मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मुझे मालूम है, वो खुद भी काला ही रहता है। देन जस्ट मिनट, मैं रेड में इंक फिल करके आऊं। Then after heart, जो कि रेड कलर ही होता है, और नेक्स्ट होता है, मतलब लास्ट वन, दैट इज डायमंड। ओके, ये 4 तरीके के सूट्स होते हैं इसके अंदर, क्लब और क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। ठीक है, इस तरीके के ये 4 सूट्स इसमें हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। अब हमें मालूम है कि हर एक में एस होता है, एस माने इक्का। ठीक है, फिर हर एक में 2 to 10 के नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हर किसी के अपने अपने होंगे 2 to 10, और हर किसी के फेस या फिर उनको पिक्चर कार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, कि जिनमें किन तीनों का समावेश होता है, जैक, क्वीन एंड किंग, जैक, क्वीन एंड किंग, जैक, क्वीन एंड किंग, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा डेक ऑफ कार्ड होता है। अब आप देखो तो हर एक सूट के कितने कितने कार्ड्स हैं, तो देखो एस मतलब एक, हर एक सूट का एक होता है। ठीक है, 2 to 10 नंबर कार्ड्स मतलब वो 9 हुए, 9 और 1 10, और 3 पिक्चर कार्ड्स मतलब कि 13। तो हर एक सूट के हमेशा कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 13 कार्ड्स विल बी देयर हर एक सूट में। तो इस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो 13 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 52 कार्ड्स हुए। फिर अगर हम देखें तो टोटल पूरे डेक में कितने एस होंगे, 4 एस होंगे। टोटल पूरे डेक में कितने नंबर कार्ड्स होंगे, तो 36 नंबर कार्ड्स होंगे। और टोटल पूरे डेक में कितने पिक्चर कार्ड्स होंगे, तो 12 पिक्चर कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो 36 प्लस 4 40 प्लस 12 52। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका टोटल कितना होगा, 52 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास आपको ध्यान रखना है कि आपके हार्ट और डायमंड दोनों रेड कलर्ड कार्ड होते हैं, और क्लब और स्पेड दोनों ब्लैक कलर्ड कार्ड होते हैं। ठीक है,
तो जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला जाए कि भाई ब्लैक कलर्ड एस, तो मतलब कि ये दोनों फेवरेबल में कंसीडर करने हैं, ठीक है। रेड कलर्ड पिक्चर कार्ड, तो मतलब कि आपको ये 3+3 6 कंसीडर करने हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी कैजुअल लैंग्वेज में रेड मतलब लाल मतलब हम सिर्फ हार्ट कंसीडर करते हैं, और ब्लैक मतलब काली मतलब हम सिर्फ स्पेड कंसीडर करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, ब्लैक मतलब क्लब और स्पेड दोनों, रेड मतलब हार्ट और डायमंड दोनों, ठीक है। तो ये आप पूरा चार्ट एक बार बना लीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। कीप ऑन रिवाइजिंग दिस नोट्स, सो आप ये सारे कंसेप्ट समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, सी यू सून।